दोस्तों, 0 to 1 के 9वें चैप्टर में पीटर थिल ने एक को फाउंडर ढूंढने के बारे में, कंपनी के कंट्रोल के बारे में और इक्विटी के बारे में बात करी है। पीटर थिल कहते हैं कि हर अच्छी कंपनी यूनिक होती है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हर स्टार्टअप को शुरुआत से ही ठीक रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी स्टार्टअप की एक बार नींव खराब हो जाती है तो उसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। हर शुरुआत स्पेशल होती है, चाहे हम इस यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बात करें या चाहे एक कंट्री के बारे में। शुरुआत के कुछ सवाल सबसे ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, कौन से स्टेट की कितनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और एक बार उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाए तो फिर उसे बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। कंपनियां भी ऐसी ही होती हैं। अगर आपने शुरुआत में एक खराब फैसला ले लिया, जैसे कि आपने एक खराब को फाउंडर चुन लिया या शुरुआत में ही गलत लोगों को हायर कर लिया, तो बाद में उस फैसले को सही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ज़्यादातर फाउंडर्स अपने फैसलों को ठीक करने की कोशिश तभी करते हैं जब उनका स्टार्टअप बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ जाता है। तो एक फाउंडर का सबसे पहला धर्म ये है कि वो अपने स्टार्टअप के बेसिक्स ठीक रखे, क्योंकि आप कभी भी एक कमज़ोर नींव पे बड़ी इमारत नहीं बना सकते। आप जब भी अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, आपका पहला और सबसे ज़रूरी फैसला होगा कि आप किसके साथ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। एक को फाउंडर ढूंढना वैसा ही है जैसे आपको अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढनी हो, और एक को फाउंडर के साथ झगड़ा बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप अपने पार्टनर को डाइवोर्स देने जा रहे हो। शुरुआत में हर रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी होती है और कोई ये नहीं सोचता कि आगे जाके क्या गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर एक बार को फाउंडर्स के बीच मनमुटाव चालू हो गया तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा कंपनी को होता है। 1999 में पीटर थिल के एक को फाउंडर ल्यूक ने एक स्टार्टअप चालू किया था, पेपैल की शुरुआत से पहले। ये ल्यूक का पहला स्टार्टअप था जिसमें पीटर थिल ने भी पैसे लगाए थे, लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि वो स्टार्टअप आगे जाके फेल होने वाला है, क्योंकि ल्यूक और उसके को फाउंडर की जोड़ी खराब थी। ल्यूक तो बहुत समझदार था और अच्छा फाउंडर था, लेकिन ल्यूक का को फाउंडर एक MBA टाइप बंदा था जो बस 90s के .com बूम का फायदा उठाना चाहता था। वो दोनों एक नेटवर्किंग इवेंट में मिले थे जहां दोनों ने थोड़ी बहुत बातें करी थी और तुरंत ही एक नया स्टार्टअप करने का फैसला कर लिया था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप क्लब में गए और आपको जो पहला इंसान मिला, आपने उसके साथ ही शादी करने का फैसला कर लिया। अंत में वही हुआ जिसका सबको डर था। ल्यूक का स्टार्टअप बंद हो गया और पीटर थिल के पैसे डूब गए। इस इंसिडेंट के बाद से ही पीटर थिल ने हर स्टार्टअप की फाउंडिंग टीम पे ध्यान देना चालू कर दिया। पीटर थिल बताते हैं कि फाउंडर्स में टेक्निकल एबिलिटीज होना, अलग अलग स्किल्स होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि फाउंडर्स एक दूसरे को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं और साथ में कितनी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। आपका को फाउंडर ऐसा होना चाहिए जिसे आप पहले से जानते हैं, वरना आप बस तुक्का लगा रहे हैं। अब अगर आपको ऐसा को फाउंडर मिल जाता है तो फिर आपको उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद आपको अपनी एक टीम बनानी होगी, और आपकी टीम में जो लोग भी होंगे उनमें भी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाएं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनको अकेले ही स्टार्टअप कर लेना चाहिए, उन्हें एक को फाउंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे फैसला लेना आसान होगा, वो जो चाहे वो कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करने पे आप खुद को लिमिट कर देते हैं। बिना एक कोर टीम के एक बड़ी कंपनी बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा एक और मिथ है कि आपको हर पोजीशन के लिए एक सही इंसान हायर करना चाहिए और उसके बाद उसे फ्री छोड़ देना चाहिए। लेकिन हर वक्त ये अप्रोच काम आए ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर हर इंसान इतना अच्छा होता तो हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि कंपनीज में मैनेजर्स की, डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के राइट्स पहले ही डिसाइड करके फॉर्मली एक पेपर पर लिख दिए जाते हैं। आपको अच्छे लोग तो चाहिए जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाएं, लेकिन साथ ही साथ आपको एक कंपनी स्ट्रक्चर भी चाहिए ताकि सभी लोग एक कॉमन गोल अचीव करने में आपकी मदद करें। शुरुआत से ही आपको 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जिसमें से पहली है ओनरशिप, यानी कंपनी में हिस्सेदारी किसके पास है, कौन कितनी इक्विटी लेके बैठा है। दूसरी है पोजेशन, यानी कंपनी चला कौन रहा है, डे टू डे बेसिस पे काम कौन कर रहा है। और तीसरी है कंट्रोल, यानी कंपनी में फैसले कौन ले रहा है। जनरली एक स्टार्टअप में ओनरशिप फाउंडर्स, एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स के पास होती है। पोजेशन मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के हाथ में होती है,
क्योंकि वो कंपनी को डे टू डे बेसिस पे चला रहे होते हैं और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है जिसमें फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स आते हैं। ऐसा कंपनी स्ट्रक्चर रखने की वजह से आपको ये फायदा होता है कि आपको ओनरशिप की वजह से अच्छे एम्प्लॉयज और अच्छे इन्वेस्टर्स मिलते हैं। पोजीशन की वजह से फाउंडर्स और एम्प्लॉयज जल्दी काम कर पाते हैं और कंट्रोल की वजह से बोर्ड मेंबर्स कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बना पाते हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपकी कंपनी में मिस अलाइनमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ के पास कंपनी के कुछ शेयर्स होंगे, लेकिन ये टोटल इक्विटी का बहुत छोटा हिस्सा होगा। तो जनरल मोटर्स का सीईओ पोजीशन का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके खुद को रिवॉर्ड करेगा, अपनी ओनरशिप की वैल्यू बढ़ा के नहीं। हर क्वार्टर एक अच्छा रिजल्ट देकर वो आराम से अपनी सैलरी बढ़ाता रहेगा और अपने कॉर्पोरेट जेट में घूमेगा। और अगर उसे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के लिए और शेयर्स मिलेंगे कंपनी के, तो वो कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देगा, बजाय इसके कि वो कुछ ऐसा प्लान करे जिससे शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में और ज्यादा फायदा हो। लेकिन स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता है। एक स्टार्टअप में फाउंडर्स के पास ही ओनरशिप और पोजीशन दोनों होती है। एक स्टार्टअप में लड़ाइयां होती हैं ओनरशिप और कंट्रोल के बीच, यानी फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच। इसकी वजह है कि स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के इंटरेस्ट समय के साथ बदल जाते हैं। एक इन्वेस्टर चाहता है कि उसका इन्वेस्ट किया हुआ स्टार्टअप जल्दी से जल्दी पब्लिक चला जाए, उसका आईपीओ आ जाए, ताकि उस इन्वेस्टर की वेंचर कैपिटल फर्म को फायदा हो। तो वहीं फाउंडर्स चाहते हैं कि वो अपनी कंपनी को प्राइवेट रखें और उसे और बड़ा बनाएं। एक स्टार्टअप के बोर्ड पे जितने कम लोग हों उतना अच्छा होता है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, कोई भी डिसीजन लेना आसान हो जाता है। लेकिन एक छोटा बोर्ड रखने पे ये रिस्क भी होता है कि कल को वो सब मिलके मैनेजमेंट को दबा सकते हैं, अपनी मनमानी चला सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने हर एक बोर्ड मेंबर को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। जनरली 3 या 5 बोर्ड मेंबर्स का होना काफी होता है एक स्टार्टअप के लिए, until and unless कि आपकी कंपनी पब्लिक है। इसके बाद आपके स्टार्टअप के लिए जरूरी होता है कि आपका हर एम्प्लॉय आपके लिए फुल टाइम काम करे। कभी कभी लोग इस रूल को नहीं मानते और बाहर से लॉयर्स और अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान जिसकी आपकी कंपनी में इक्विटी नहीं है या जो रेगुलरली सैलरी नहीं ले रहा, वो फुल्ली कमिटमेंट नहीं दिखाएगा। वो सिर्फ अपने पैसे बनाने की कोशिश करेगा, बजाय इसके कि वो कंपनी के फ्यूचर पे ध्यान दे। यही वजह है कि बाहर से कंसल्टेंट्स हायर करने का कोई फायदा नहीं होता, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज रखने का कोई फायदा नहीं होता। और यही कारण है कि कंपनीज वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोट एम्प्लॉयज नहीं रखना चाहती। तो आप जब भी अपने स्टार्टअप के लिए एक एम्प्लॉय रखने के बारे में सोचे तो आपको हाँ या ना में फैसला लेना चाहिए। जैसा केन केसी ने कहा है, यू आर ईदर ऑन द बस और ऑफ द बस, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद अगला बड़ा मुद्दा होता है कंपनसेशन का। जो लोग भी आपके स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत के हिसाब से सही पैसा मिलना चाहिए। पीटर थिल बताते हैं कि जब भी कोई फाउंडर उनसे इन्वेस्टमेंट मांगता था तो वो उससे पूछते थे कि वो खुद कितनी सैलरी लेगा। पीटर थिल कहते हैं कि एक कंपनी तभी अच्छा करती है जब उसके सीईओ को कम सैलरी मिले। ये चीज उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसा लगाकर सीखी है, क्योंकि ज्यादा सैलरी लेने की वजह से फाउंडर्स प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करने लगते हैं और अपनी सैलरी बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, जबकि एक कम सैलरी वाला सीईओ कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान देता है। एक सीईओ कम सैलरी लेकर बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर देता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है। बॉक्स के सीईओ एरन लीवी ने बॉक्स की शुरुआत करने के 4 साल बाद भी ये ध्यान रखा था कि वो बाकी एम्प्लॉयज से कम सैलरी ले। वो कंपनी बनाने के बाद भी एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था सिवाय एक गद्दे के। बॉक्स के हर एम्प्लॉय को एरन की ये कमिटमेंट दिखाई देती थी और वो भी कंपनी के लिए पूरा दिल लगा के काम करते थे। तो एक सीईओ कम सैलरी लेकर बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, या फिर वो ज्यादा सैलरी लेकर एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। वो जो भी करेगा बाकी लोग भी वही फॉलो करते हैं। एम्प्लॉयज को कैश देना अट्रैक्टिव होता है क्योंकि कैश से वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैश में सैलरी देने से एम्प्लॉयज को ये मैसेज जाता है कि कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुल है और वो आराम से कंपनी से पैसा निकाल सकते हैं। जबकि कम कैश और ज्यादा इक्विटी देने से लोग अपना वक्त देते हैं कंपनी को और अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाए।
कैश देने से अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैश बोनस दें, और वो भी इस शर्त पे दें कि एम्प्लॉय ने अपना काम अच्छे से किया हो। किसी भी तरीके की कैश कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयज को शॉर्ट टर्म गोल्स पे, प्रेजेंट पे फोकस करने पे मजबूर करती है, फ्यूचर पे नहीं। स्टार्टअप्स को ज़्यादा सैलरीज देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी दे सकते हैं, जो उससे भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इक्विटी में सैलरी देने से एम्प्लॉयज फ्यूचर पे फोकस करते हैं और वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं कंपनी का फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन आपको इक्विटी भी बहुत ध्यान से बांटनी होती है। आप हर किसी को बराबर शेयर्स नहीं दे सकते, क्योंकि हर एम्प्लॉय के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, उन पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो सबको बराबर इक्विटी देना गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग इक्विटी देने से भी दिक्कत हो सकती है एम्प्लॉयज को। तो ओनरशिप का कोई भी परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है दुनिया में, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके खुद ही सीखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम वक्त के साथ और बढ़ती जाती है जैसे जैसे ज्यादा लोग एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ज्यादातर शुरुआत के एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा इक्विटी मिलती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। लेकिन बाद में आए कुछ एम्प्लॉयज भी बहुत जरूरी होते हैं एक स्टार्टअप की सक्सेस के लिए। 2005 में जिस ग्राफिटी आर्टिस्ट ने फेसबुक के ऑफिस की दीवारों को पेंट किया था, उसे लगभग $200 मिलियन के फेसबुक के शेयर्स मिले थे, जबकि एक टैलेंटेड इंजीनियर जिसने फेसबुक को 2010 में ज्वाइन किया, उसे सिर्फ $2 मिलियन के शेयर मिले थे। तो आप कभी भी एकदम सही हिसाब से इक्विटी नहीं बांट सकते, और यही कारण है कि फाउंडर्स इन डिटेल्स को सीक्रेट रखते हैं। अब अगर आपने अपने सभी एम्प्लॉयज को एक ईमेल भेज दी जिसमें सभी की ओनरशिप डिटेल्स लिखी हुई है, तो ये अपने ऑफिस पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने जैसा होगा। ज़्यादातर लोग इक्विटी लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप तुरंत उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और आपकी इक्विटी उस स्टार्टअप के सक्सेस से जुड़ी हुई होती है। अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया तो ठीक, वरना उस इक्विटी की कोई वैल्यू नहीं होती। और यही कारण है कि इक्विटी एक पावरफुल टूल है, क्योंकि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में लगा है, किसकी लॉन्ग टर्म सोच है, और कौन सिर्फ पैसे कमाने आया है। इक्विटी से आप एकदम परफेक्ट इंसेंटिव स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका है सबको अलाइन करने का, ताकि सभी लोग कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करें। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है 0 to 1 का 9वां चैप्टर। अगले चैप्टर का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।